कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का सुबह निधन हो गया। 89 साल के ओमन चांडी का बेंगलुरु में कैंसर का इलाज चल रहा था। ओमन चांडी के निधन की खबर उनके बेटे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। ओमन चांडी 2004 से 2006 और 2011 से 2016 की अवधि के दौरान केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। ओमन चांडी के निधन की खबर पर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सुधाकर ने ट्वीट करके दुख जताया। उन्होंने लिखा कि प्रेम की शक्ति से दुनिया पर विजय पाने वाले राजा की कहानी का मानविक अंत हुआ। आज मैं एक महान व्यक्ति के निधन पर बहुत दुखी हूँ। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया है। उनकी विरासत हमेशा हमारी आत्माओं में गूंजती रहेगी। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। नई दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी के जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। सुबह 7 बजे तक ये 205.71 मीटर दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाके में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दिल्ली में जलस्तर घट रहा है, फिर भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। इस इलाके में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें पूरी ताकत से जुटी हुई है। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात कर दी गई है। 17 जुलाई तक एनडीआरएफ के द्वारा 7,241 लोगों और 956 पशुओं को निकाला गया है। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने सोमवार को राज्य के गोलाघाट के जिले के बोकाघाट क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। असम के बिस्वत उपमंडल में बाढ़ जैसी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के उफान के कारण 8,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ और इलाके में जलमग्न हो गए हैं। सभी प्रमुख नदियां अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र, धुबरी, तेजपुर में, जबकि बेकी, बुरीडिंग और शंकोस नदियां गोलकंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सुनीतिपुर जिले के गोहपुर इलाके में एक स्थानीय निवासी ने कहा कि उनके घर के अंदर पानी का जलस्तर 3 फीट तक गया है। अब हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम अपने घर में नहीं रह सकते। जलस्तर अभी बढ़ रहा है। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी मदद जरूर करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17 जुलाई को मिस्र के वित्त मंत्री डॉक्टर मोहम्मद मैत के नेतृत्व में मिस्र के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के लिए इस समय गुजरात में है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ईडी ने सोमवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री व धार्मिक नेता पोन मोदी और उनके सांसद पुत्र गौतम सिगामानी के ठिकानों पर छापे मारे। पिता पुत्र के ठिकानों पर यह छापेमारी बालू के अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग धन को अवैध रूप से विदेश भेजने के मामले में हुई है। एजेंसी मंत्री को पूछताछ के लिए रात 8 बजे अपने कार्यालय ले गई थी। हालांकि 8 घंटे से अधिक पूछताछ के बाद तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोन मोदी चेन्नई में ईडी कार्यालय से निकल गए हैं। ईडी ने पोन मोदी को कल शाम 4 बजे एजेंसी कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए कहा है। ईडी के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद डीएम के प्रवक्ता सरवन ने कहा कि भाजपा को लगता है कि छापेमारी कर वो विपक्ष की बैठक में खलल डालने में सफल रहेंगे, तो वे गलत हैं। हमारे नेता एम के स्टालिन ने पहले ही कहा कि ईडी और राज्यपाल डीएमके के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये हमारे लिए 2024 के चुनाव में मदद करेगा। भाजपा को लगता है कि धमकी देने से हम डर जाएंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि डीएमके अपनी विचारधारा पर कायम रहेगी। इस विचारधारा को हम कमजोर नहीं होने देंगे। झारखंड के रामगढ़ जिले में सोमवार देर रात अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एटीएस की एक डीएसपी और एक एसआई घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए रांची मेडिकल अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि पुलिस और एटीएस की टीम जेल में बंद अपराधी अमन साहू के सहयोगी के खिलाफ छापेमारी करने टेरपा गांव गई थी। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। एटीएस डीएसपी नीरज कुमार को पेट में गोली लगी, जबकि पतरातू थाना क्षेत्र के एसआई सोनू साहू को जांघ में गोली लगी है। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली चलाने वाले अपराधी बाइक से भागने में सफल रहे। रांची और रामगढ़ पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। उसमें रेड के दौरान जब उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश की गई तो थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर दारीडी गांव के नजदीक जो घटना स्थल है वहां पर उसको पकड़ने की कोशिश की गई। तो पुलिस को देख के उन गुप्त अपराधियों ने पुलिस पर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी और उस क्रम में एटीएस के डीएसपी नीरज जी को पेट में गोली लगी और रामगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो अभी रजरप्पा थाने में पोस्टेड हैं सोनू साहू, उनको भी गोली जांघ से छूते हुए निकली है। दोनों की हालत अभी ठीक है और इनका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस की टीम के द्वारा पतरातू क्षेत्र में जो है कुछ आपराधिक गिरोहों के खिलाफ छापामारी की कार्रवाई की जा रही थी और
विगत 3-4 दिनों से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो है खासकर जो संगठित आपराधिक गिरोह है उसके खिलाफ विशेष रूप से छापामारी की कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में आज एटीएस को ये सूचना मिली थी जिसमें ये स्पेशल टीम जो कि हमारे एटीएस के डीवाईएसपी नीरज उस टीम को लीड कर रहे थे और उस टीम के खिलाफ एक अपराधकर्मी की सूचना थी और उसके खिलाफ रेड की जा रही थी। उसी क्रम में ये घटना हुई है और जैसे ही ये छापामारी और इसकी कार्रवाई चल रही थी तो अपराधकर्मी के द्वारा जो है एटीएस टीम पर फायर किया गया था जिसमें जो डीवाईएसपी नीरज है वो मुख्य रूप से उन्हें गोली लगी पेट में, वो जख्मी हुए हैं। एक हमारे सब इंस्पेक्टर रामगढ़ जिला के हैं, उन्हें भी हल्की इंजरी इसमें आई है। दोनों को इमीडिएटली जो है अगर अगले मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए जो है रांची लाया गया है और अभी दोनों में कंडीशन स्टेबल है। आगे की जो कार्रवाई है वो डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। आज सुबह देहरादून के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई जिसके कारण कई इलाके में जलभराव की खबर है। बारिश के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में असुविधा का सामना करना पड़ा। राज्य में भारी बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए हैं जिससे सड़कें और राजमार्ग बंद हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित 42 स्थानों पर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है।